जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑलरेडी 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे ओजेनेसिस के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ लिया, उसके बाद फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ लिया है और मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में तीनों टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। और आज हमारा टॉपिक है ओजेनेसिस। ओजेनेसिस के बाद नेक्स्ट फिर हम मेसोसाइकिल और फिर इसके बाद फर्टाइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम ओजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। आपके सामने जो भी डायग्राम दिख रहा है ये मेरे द्वारा बनाया हुआ डायग्राम है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे एक गुजारिश है, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं। देखिए ओजेनेसिस की, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना हुआ डायग्राम है। एक ओवरी का स्ट्रक्चर है और इस ओवरी के अंदर कुछ इस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस दिखाई गई हैं। तो इनकी पहले स्टेजेस बोलो, उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो ओजेनेसिस प्रोसेस है इसको डिफाइन किया जाए तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस बोलते हैं। एग बोल दीजिए या फिर ओवम बोल दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ओजेनेसिस है उसकी शुरुआत कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। तो देखिए कोई भी फीमेल चाइल्ड अगर अपने माँ के पेट में है तो जब वो माँ के पेट में रहता है उसी समय उसकी बॉडी के अंदर जब ओवरीज बन जाती हैं तो वहां पे ओजेनेसिस चालू हो जाती है। दो फेज मतलब एक फेज पूरा कंप्लीट होता है, दूसरा फेज भी कंप्लीट होकर के तीसरा फेज चालू हो जाता है। तो ध्यान सुनिए, फर्स्ट वाला जो फेज होता है वो मल्टीप्लीकेशन फेज होता है। 3 फेज में इसको डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज और लास्ट में फिर मैच्योरेशन फेज। तो जब मल्टीप्लिकेशन फेज की हम बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फेज में होता क्या है, जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी दिखाते जाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है उसमें से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या होती है, ओगोनिया बनती है। लगभग एक ओवरी के अंदर 1 मिलियन इस तरीके से ओगोनिया बनती है। तो दोनों ओवरी के अंदर कितनी हो गई? 2 मिलियन ओगोनिया हो गई। ठीक है, कपल्स ऑफ मिलियन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो 2 ओवरी के अंदर 2 मिलियन ओगोनिया बनती हैं। ये ओगोनिया क्या होती है कि नॉर्मल सेल होती है, सिंपल सी सेल होती है। अब ये सेल क्या करती है, इनमें ग्रोथ होता है, अपने साइज इंक्रीज करती है और इंक्रीज करके क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ध्यान से सुनना, ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करता है, नेक्स्ट अब मियोसिस डिवीजन शुरुआत करेगा। क्या करेगा? मियोसिस डिवीजन की शुरुआत करेगा। बट जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट में जाता है वो टेम्पररी अरेस्ट हो जाता है। उस समय पे क्या हो जाएगा, टेम्पररी ये अरेस्ट हो जाता है। और अरेस्ट होने के बाद अब यहां से फिर कहानी चालू होती है। ठीक है, ये कब की कहानी है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं ये कब का स्ट्रक्चर है, बोले जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में आ जाती है। जो भी फीमेल जन्म लिया, बच्ची ने जन्म लिया और वो प्यूबर्टी एज को क्रॉस करके फिर से रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती है, 12 से 13 साल की या 14 साल की उम्र में आती है, तब उसके अंदर बॉडी में फिर इस तरीके के चेंजेस होना चालू होंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुना, जो प्राइमरी oocyte था, जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गई थी, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट नहीं की थी, अब उसी स्टेज में पड़ी है। जो मिलियंस ऑफ ओगोनिया थी जब बनी थी एक ओवरी के अंदर, तो अब वो इस प्यूबर्टी की एज को क्रॉस करके फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज तक आते आते उसमें से केवल 60,000 से 80,000 के आसपास तक ही ओगोनिया बचती हैं। बाकी सब धीरे धीरे क्या हो जाती है, बीच में डिजनरेट हो जाती हैं। अब ये 60,000 से लेकर के 80,000 ओगोनिया ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्चुअल में इतना ज्यादा इनकी आवश्यकता भी नहीं होती और ना ही इतना ज्यादा इन सभी का ओजेनेसिस हो पाता कंप्लीट उसकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बात करेंगे कि देखिए ये ओवरी है। ओवरी का पहले मैं स्ट्रक्चर पार्ट समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से ओजेनेसिस चालू होती है। तो देखिए जो आपको ओवरी दिख रही है, इसके आउटर, सबसे आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है। फिर उसके अंदर की तरफ होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर इसको ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवरियन स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक बाहर वाला कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, ठीक, ओवरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं। सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट है उसको ओवरियन मेडुला बोलते हैं। तो जो ओजेनेसिस वाली जो प्रोसेस चल रही होती है वो कहाँ पे चल रही होती है, ओवरियन कॉर्टेक्स में चल रही होती है। किसमें चल रही होती है? कॉर्टेक्स वाला जो होता है पार्ट, उस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में चल रही होती है। ठीक है, यहां से इधर की तरफ जो ओवरी है, ओवरी की तरफ से एक साइड से आपको क्या देखने को मिलेगा, बोले मतलब ओवरियन या फिर यूट्राइन लिगामेंट्स दिखाई देता है। ओवरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। ये ओवरियन लिगामेंट्स से यूट्रस के माध्यम से जुड़ा होता है और यहीं से उसको ब्लड वगैरह की सब कुछ सप्लाई होती है, नर्व की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई। ठीक है, और साथ में जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसकी सप्लाई होती है।
तो ये इधर से देखो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ये क्या जा रही है बेटा, ब्लड वेसल्स जा रही हैं, ठीक है, और इसके अंदर तक पूरा ब्लड की सप्लाई करेंगी। इसके अंदर बीच का जो मेडुलरी पार्ट होता है, ठीक है, ओरियन मेडुला जिसको बोलते हैं, जो मेडुलरी पार्ट होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, जिनका काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो यहीं से सेक्रेट किया जाता है। तो जो बीच वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला डायग्राम थोड़ा और यहाँ पे होता, तो ये वाला जो बीच का पूरा पार्ट बनता, वो पार्ट क्या करता है, एक ग्लैंडुलर पार्ट बनाता है या मेडुलरी पार्ट बनाता है, जिसमें से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। अब हम आते हैं आइट साइड की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, उस कॉर्टेक्स वाले रीजन में अब हमारी ओजेनेसिस वाली प्रोसेस चालू होगी। समझना ध्यान से, बहुत हिसाब से समझना, 1 बाय 1 करके पढ़ना। देखो हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ओसाइट बहुत सारी बनी हुई है। क्या बनी हुई है बेटा, प्राइमरी ओसाइट बनी हुई है। ये प्राइमरी ओसाइट जैसे ही अब मेच्योरिटी के एज में आती है, मतलब जब फीमेल क्या हो जाती है, थोड़ा सा सेक्सुअली मेच्योर होती है और उसमें रिप्रोडक्टिव साइकिल चालू हो जाती है या फिर मेस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, तो इसमें से जो बहुत सारी हजारों की संख्या में, अभी 60,000 से लगभग 80,000 तक एक ओवरी के अंदर प्राइमरी ओसाइट बनी है। तो ये प्राइमरी ओसाइट की चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक कवरिंग होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी सेल्स होंगी, ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग होगी, ठीक है, एक लेयर बन के तैयार हो जाएगी और ये प्राइमरी ओसाइट अब कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी फॉलिकल में। क्योंकि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं इनको हम फॉलिकुलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, इसलिए जो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो चारों तरफ से इसको एक लेयर बना लेती हैं, तो उसकी वजह से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है, उससे कन्वर्ट करता है सेकेंडरी फॉलिकल में। इसमें कन्वर्ट करता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल। देखो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या देखने को मिलेगा आपको, ये जो बीच में जो सेल थी वो धीरे धीरे क्या होगी, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा और कवर्ड कर दी गई और यहाँ पे एक खाली स्थान बन गया। ध्यान से देखो, ये वाला पूरा क्या बन चुका है, खाली स्थान बन चुका है। तो ये जो खाली स्थान बना, ये ध्यान से देखना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। तो यहाँ पे एक खाली स्थान थीका बन के तैयार होता है, एक कैविटी बन के तैयार हो जाती है, ठीक है, जिससे इसको कैटेगराइज किया जाता है कि अभी क्या हो चुका, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका है। और ग्रेनुलोसा सेल्स की एक और मेम्ब्रेन बन जाती है। ध्यान से देखना, ग्रेनुलोसा सेल्स की क्या हो गई बेटा, एक और मेम्ब्रेन बन गई। तो 2 मेम्ब्रेन इसमें बन के तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से इसको कनेक्ट है। तो 2 पॉइंट है कैरेक्टराइज करने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि इसके अंदर थीका बनेगा, दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेनुलोसा सेल्स की डबल लेयर हो जाती है, ठीक है। अब ये अपने आप को जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये अपने आप को समय के साथ में फिर से मेच्योर करेगा और अपने आप को डेवलप करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में, सोइंग एंड्रम। अब यहाँ पे इसको टर्सरी जो फॉलिकल है इसको कैसे कैटेगराइज करोगे, इसके भी 2 पॉइंट कैटेगराइज करने के। पहला कि इसमें जो सबसे आउटर वाली जो लेयर थी, ये 2 थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना 2 मेम्ब्रेन में डिवाइड हो जाएगी। और साथ में बीच में जो थीका बना था, जो खाली जगह थी, वो खाली जगह जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी, अब कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, उसमें अब एक फ्लूइड भरा जाएगा। उस फ्लूइड का नाम होगा एंट्रम। तो एंट्रम फ्लूइड कैविटी, एंट्रम फ्लूइड से भरी हुई कैविटी को शो करना चालू करेगा, कौन सा, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। और साथ में जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कुछ इस प्रकार से डिवाइड होगी कि ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन बनी है, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, जो थीका एक्सटर्ना हो जाएगी। और जो अंदर वाली जो इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन एक तरह के मेम्ब्रेन जैसा बन के तैयार हुई है, ये बन जाएगी थीका इंटरना। तो 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, टर्सरी फॉलिकल कहलाता है। टर्सरी फॉलिकल अपने आप को और मेच्योर करता है, थोड़ा सा और डेवलप करता है और कन्वर्ट करता है ग्रेफियन फॉलिकल में। मतलब इसमें जो एंट्रम है, एंट्रम और भरा जाएगा और जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग सा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल। अब इस ग्रेफियन फॉलिकल में ही क्या होता है, जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन हो उसके पहले क्या होता है, इसका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है। मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के यही पॉइंट में सब आपको लिखित में जो कंटेंट है उस कंटेंट को मैं शो कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन के पहले क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, प्राइमरी oocyte यहाँ पे था, प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट था, वो क्या होता है, अब अपना मेयोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट करता है। और जो मेयोटिक डिवीजन फर्स्ट होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है। ध्यान से सुनना, अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, प्राइमरी पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और सेकेंडरी oocyte बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे आपको ये पिंक कलर का दिख रहा होगा, एक छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी। ओके, इतना आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है, तो सेकेंडरी oocyte अभी इसी ग्रेनुलोसा फॉलिकल के अंदर, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर, उसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन बनेगी,
जो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से ओवम जो है वो कवर्ड हो जाएगा। जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनेगी जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन के और आउटर की तरफ क्या होंगी, अभी भी ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी। जैसे अभी आपको क्या दिख रही है, ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रही हैं, तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स रहेंगी सेम, बट इसके ग्रेनुलोसा सेल के अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन बनकर तैयार होती है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। अब जैसे जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन बन जाती है तो इसका क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। मतलब जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है या जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा और सेकेंडरी ओसाइट जो है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ओवरी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। जब ओवरी से बाहर की तरफ निकलेगा तो इसके चारों तरफ क्या होगी, जो फैलोपियन ट्यूब की जो इन्फंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था जिसको हम फिमराई बोलते हैं, वो फिमराई होंगी जिसको कैप्चर करने के लिए तैयार बैठी, कलेक्ट करने के लिए तैयार बैठी होंगी। तो ये ओवम किसके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, बाद में फिर फिमराई के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा और सेंड कर दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। चलिए ये प्रोसेस बाहर हो गई। ये किस रूप में निकला, सेकेंडरी ओसाइट के रूप में निकला। हम बोलेंगे क्या इसको, हम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल बोल सकते हैं या फिर इसको हम ओवम के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ओवम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं। ये ओवम लिख लेना, ठीक है आप, ओवम। तो हम इसको ओवम बोले या फिर ओव्यूल बोले या फिर हम इसको सेकेंडरी ओसाइट बोले। आशा करता हूँ आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। अब यहाँ पे जो अभी बचा हुआ पूरा पार्ट है, क्योंकि इसमें जो इतना सारा जो टर्सरी फॉलिकल था, ठीक है, जिसमें थीका स्टेना था, तो ये सब चीजें जो बची हुई है ये अपने आप को कन्वर्ट करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो कार्पस ल्यूटियम का होगा। बट अभी तो ये रप्चर हुआ, फटा है, तो पूरा ब्लड से भरा सा होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम या फिर इसका नाम होता है हीमोकार्पस ल्यूटियम। हम शुरुआत में इसको क्या बोलेंगे, हम हीमोकार्पस ल्यूटियम, एक और नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम है, बट ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ सुनना, एक्चुअल में क्या होता है, ये हीमोकार्पस ल्यूटियम होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग सा दिखता है, मतलब पूरा रक्त सा भरा होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हीमोकार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा और डेवलप करता है और इसके अंदर क्या होता है, स्पेस फील्ड विद ब्लड, इसलिए इसका नाम क्या होता है, हीमोकार्पस ल्यूटियम होता है। ये कार्पस ल्यूटियम अपने आप को, अब जो अभी डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम था वो अपने आप को डेवलप कर लिया किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, अब जैसे कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो अब बॉडी में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रकार से ग्लैंड की तरह कार्य करेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को लगातार रिलीज करने का काम करेगा। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन भी होता है। मतलब अगर जो फर्टिलाइज एग है उसका इम्प्लांटेशन होना है तो इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का होना जरूरी है। तो उसके लिए कौन सा सुटेबल एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करने का काम करता है, ये प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। नाम क्या है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, जो कार्पस ल्यूटियम अगर बाय चांस इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होता है, डिजनरेट होने लगता है, रिग्रेसिंग बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी ने शब्द इस्तेमाल किया, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। रिग्रेसिंग बोले तो घटता हुआ या डैमेज होता हुआ, खत्म होता हुआ, रिग्रेसिंग कार्पस ल्यूटियम। तो जो अभी तक कैसा था, ये सबसे पहला जो था जिसको हम बोलते हैं हीमोकार्पस ल्यूटियम, कन्वर्ट हुआ कार्पस ल्यूटियम में, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, एक व्हाइट डिजनरेटिंग बॉडी बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकन्स के नाम से जानते हैं। ये लिखा कार्पस एल्बिकन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और धीरे से क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, अदरवाइज ये अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड कार्पस ल्यूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो डेवलप्ड कार्पस ल्यूटियम में रखेगा और तब तक रखेगा, अपने आप को डेवलप करके रखेगा जब तक कि प्रेगनेंसी रहेगी उस फीमेल में। जैसे प्रेगनेंसी की डिलीवरी हो जाती है धीरे से क्या हो जाता है, ये फिर से डिजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता प्रोसेस हो गई जिसको हम डिजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम या व्हाइट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकन्स के नाम से जानते हैं। ये चीज हमने पढ़ी अभी, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये मंथली रिपीट होती है। तो ये जो इतनी दूर से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इसको रिलीज होने तक की प्रोसेस है, अगर नॉर्मली देखा जाए किसी फीमेल में तो लगभग 14 से 15 डेज की होती है। कितनी बेटा, 14 से 15 डेज की होती है। बट इसका कोई समय फिक्स नहीं होता किसी फीमेल में। मैंने अन एवरेज की बात किया है, या जो मैक्सिमम जो 50% होता है वो इतने दिन की होती है। बट बहुत सारी फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो 28 दिन की होती है, वो कभी कभी 28 से 29 दिन की होती है नॉर्मली, तो वो कभी कभी 35 दिन की भी होती है, कभी 36 दिन की होती है, कभी 40 दिन की होती है, कभी 25 दिन की भी हो जाती है। तो ये जो टाइम का चेंज आ रहा है वो सिर्फ इसी फेज में आता है। इसके बाद वाला जो फेज है ये बिल्कुल फिक्स होता है, 14 डेज का ही फिक्स होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 14 डेज के बाद एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, उसका पीरियड आ जाएगा। अदरवाइज ध्यान से सुनना, अदरवाइज जो भी इसमें टाइम का चेंज जा रहा है वो सब टाइम का चेंज इसकी वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, इसकी वजह से आता है। अगर किसी में 35 दिन की साइकिल है, मतलब ये वाली जो फॉलिकुलोजेनेसिस वाला जो पीरियड है, फॉलिकुलोजेनेसिस वाला जो पीरियड है, ठीक है, ये या जिसको हम प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं। तो जो फॉलिकुलोजेनेसिस वाला फेज है
ये फेज क्या होता है, बहुत स्लो चल रहा होता है किसी किसी में। जो 14 या 15 डेज में कंप्लीट करना था वो 14 या 15 डेज में कंप्लीट ना होकर के वो और ज्यादा दिन में कंप्लीट होता है, वो 20 दिन में कंप्लीट होता है, 25 डेज में कंप्लीट होता है, 22 डेज में कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से जो साइकिल है उसी साइकिल जो 28 या 29 दिन की होनी चाहिए, 29 डेज की होनी चाहिए, वो बढ़ करके इलोंगेट होकर के 36 डेज की पहुंच सकती है या फिर 40 डेज तक भी वो जा सकती है। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, इस वाले फेज में चेंजेस की वजह से होता है। आगे चल के इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मेसोसाइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरी एक एक प्रोसेस आपको अच्छे समझ में आई होंगी। ठीक है, और अब हम इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट से ओजेनेसिस को, जैसे हमने अभी वहां से ओजेनेसिस डायग्राम से समझा, अब हम उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से क्या होता है। देखो, मैंने बताया कि जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती, जो ओरी के सबसे आउटर लेयर होती है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, बार बार मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब इसमें मल्टीप्लीकेशन फेज हो रहा होगा तो उसके समय पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या बनती है, ओगोनिया बनती है। ये ओगोनिया है, इनको हम गैमीट मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा, गैमीट मदर सेल के नाम से जानेंगे। अभी गैमीट मदर सेल क्या हो जाती है, इनमें ग्रोथ होती है, क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है और अपने आप को कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी फॉलिकल में। यहाँ तक जितनी भी साइकिल चल रही होती है, ये सब कहाँ पे चल रही होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रही होती है। कहाँ पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। समझ आ रही बात। ठीक है, और उसके बाद फिर आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज, ये सब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो फेज होगा ये क्या होगा, आफ्टर, या डायरेक्ट बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव फेज में ये सब चीजें चल रही होंगी। तो चलिए देखिए, बात करते हैं प्राइमरी फॉलिकल में क्या हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाती है। और अरेस्ट होने के बाद अब क्या होगा, जैसे वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगी उसकी फिर से क्या होगी, फॉलिकुलोजेनेसिस चालू हो जाएगी। जो फॉलिकुलोजेनेसिस से अलग है और जो यहाँ पे जो प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होता है, ये चीज अलग है, ध्यान से सुनना। ठीक है, फॉलिकुलोजेनेसिस अलग है, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल बना, ग्राफिन फॉलिकल बना। तो इन सभी फॉलिकल जो है अलग हैं, बट इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, प्राइमरी ओसाइट है। ध्यान से सुनना, सभी के अंदर क्या है, प्राइमरी ओसाइट। इसके अंदर भी प्राइमरी ओसाइट, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। बट ये जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल या जो ग्राफिन फॉलिकल है, लेटर ऑन जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है उसके पहले ही क्या हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और फिर इसी के अंदर क्या होता है, जोनो पेलेसुडा में मेम्ब्रेन में बनती, तब जाकर के ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो दोनों स्टेज को शो करता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बाकी उसके पहले वाले जितने हैं इन सभी के अंदर प्राइमरी ओसाइट ही भरी हुई है, बटे फॉलिकल चेंज हो रहे हैं। फॉलिकल किसके आधार पे फॉलिकल बोल रहे हैं, बाहर की मेम्ब्रेन की वजह से, और जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी वगैरह जो बन रही है इसके आधार पे फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फिर से यहाँ पे। चलिए, तो देखो, प्राइमरी ओसाइट जो होती है वो क्या करती है, डिवाइड करती है। कब डिवाइड करेगी, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में डिवाइड करेगी। और डिवाइड करेगी किसके द्वारा, मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड करेगी। और जो यहाँ पे मियोसिस होगा वो मियोसिस फर्स्ट कहलाएगा, जो अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो एक नंबर में पोलर बॉडी एक होगी, और कैसी होगी वो पोलरिटी, कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। सेम इसी प्रकार से अगर हम सेकेंडरी ओसाइट की बात करें, जो बहुत बड़ी सेल होगी सेकेंडरी ओसाइट, जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो ओवम होता है वो फीमेल बॉडी में या एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है। याद रखना, बॉडी की क्या होती है, सबसे बड़ी सेल क्या होती है, सेकेंडरी ओसाइट होती है, या जो ओवम होता है सबसे बड़ी सेल होती है बॉडी की। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट जो नंबर में कितनी होगी, 1 होगी, और साथ में पोलरिटी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से पोलरिटी उसकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब पोलरिटी बॉडी पड़ी रहेगी अभी। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे। जो सेकेंडरी ओसाइट है, अब ये इसी के रूप में, किस रूप में भाई साहब, ओटिड के रूप में, और ओवम बनाएगा लास्ट में। तो सेकेंडरी ओसाइट के रूप में क्या हो जाता है, इसका ओव्यूलेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ओव्यूलेशन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होगी, बोले जैसे ही स्पर्म उसको टच करेगा। अब ये जो सेकेंड मियोसिस है ये ओवरी के अंदर कंप्लीट नहीं होती है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर कंप्लीट होती है। कहाँ पे कंप्लीट होगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और तब कंप्लीट होती है अगर स्पर्म टच करेगा तो कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये कंप्लीट भी नहीं होती, ये इसी स्टेज में रह जाती है। तो ओवल्यूशन किस स्टेज में हुआ, सेकेंडरी ओसाइट की स्टेज में हुआ। ठीक है, आगे की प्रोसेस बहुत सारी है, अभी ध्यान सुनो।
तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्पर्म आए, इसको टच करते हैं। जैसे स्पर्म टच करेगा तो टच करने की वजह से क्या होता है, कुछ इसमें स्पेशल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सेकेंडरी ओ साइट है उसमें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। और जैसे मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो फिर से एक पोलर बॉडी बनती है, वो हैप्लॉइड होगी, और साथ में एक ओटिड बनता है। ये भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और नंबर में कैसे होगा, 1 होगा। ओटिड अपने आप को क्या कहलाएगा, ओवम कहलाएगा। अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसमें, ओवम में, तो ओवम कहलाएगा। जो नंबर में 1 रहेगा वो पोलरिटी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से एक ओवम बन के तैयार होता है। ये जो ओवम है ये एग कहलाता है, क्या कहलाता है, एग कहलाएगा। और यही एग के साथ में क्या हो जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो एक पोलर बॉडी यहाँ बन गई। जो पहली वाली जो पोलर बॉडी बनी थी वो पोलर बॉडी भी डिवाइड करके क्या बनाती है, 2 पोलर बॉडी बनाती है। अब ये इतनी छोटी सेल्स होती हैं कि इनके पास साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्या होती है, कुछ समय बाद ये डिजनरेट हो जाती है। ये भी डिजनरेट हो जाएगी और ये वाली जो पोलर बॉडी बनी ये भी डिजनरेट हो जाएंगी। बट जो मियोसिस की जो प्रोसेस है, या जो हम ओजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उस ओजेनेसिस प्रोसेस में हम क्या देखें, देखो पोलर बॉडी कितनी बनी, 2 पोलर बॉडी इधर बन गई, 1 पोलर बॉडी इधर बनी, तो टोटल पोलर बॉडी कितनी बनी, 3 पोलर बॉडी बनी, और साथ में एक ओवम बना। तो एज ए रिजल्ट अगर हम देखें तो रिजल्ट के रूप में देखें तो 1 ओवम बना हमारा। ठीक है, जो कैसा हैप्लॉइड है, और प्लस में 3 पोलर बॉडी बनी, जो वो भी कैसी है, हैप्लॉइड है। दैट इज एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, एट द एंड ऑफ ओजेनेसिस, ओजेनेसिस के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, जो लास्ट में 3 डिजनरेट कर जाती हैं और सिर्फ एक बचती है, जिसका नाम होता है ओवम। ठीक है, या एग सेल। अब देखो यहां से सेकेंडरी ओ साइट जो होता है ये तो ओवम के रूप में बाहर रिलीज हो जाता है, मतलब ओवुलेशन किस स्टेज में हो जाता है, सेकेंडरी ओ साइट के स्टेज में हो जाता है। बट सेकेंडरी ओ साइट अपने आप को कन्वर्ट करके आखिरकार ओवम तक ले जाएगा। तो इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, मेचुरेशन फेज बोलते हैं। क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो एक मेच्योर ओवम के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इस कन्वर्जन को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेचुरेशन फेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो क्या ये मेचुरेशन फेज कंप्लीट होता है क्या, एक्चुअल में ये होगा ही नहीं। ये इसी स्टेज में क्या हो जाता है, ओ साइट जो होता है, जो ओवम बाहर निकल के आया है, वो क्या हो जाता है, बेचारा मर जाता है। सेकेंडरी ओ साइट की स्टेज में क्या होता है, वो मर जाता है अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज समझना है आपको, अगर इस तरीके समझोगे तो आसानी से हर चीज समझ में आएगी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि प्राइमरी ओ साइट से, ध्यान से सुनना, प्राइमरी ओ साइट से कितने ओवम बनते हैं। तो कोई भी बोले, चाहे ओवोनिया से बोले, एक ओवोनिया से बोले, चाहे एक प्राइमरी ओ साइट से बोले, या फिर एक सेकेंडरी ओ साइट से बोले, कहीं से भी बोले, आपका जो ओवम है वो एक ही बनता है। क्योंकि बॉडी तो 3 तो डिजनरेटिंग बॉडी बनती है, जो पोलर बॉडीज होती हैं पोलर बॉडीज बनके तैयार होती हैं। तो आपका आंसर शब्दों से क्या होगा, एक ही आएगा। जबकि स्पर्म वाले केस में दोनों में अलग हो जाता था। ठीक है, स्पर्म वाले का केस का अलग ही बताएंगे। ठीक है, मैंने बता रखा हर चीजें, तो आप उन वीडियो को जाकर के आप वहाँ पे एक बार विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात की, देखिए एक ही ओवम बन के तैयार हुआ। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम इसको कंटेंट वाइज चलते हैं, ओजेनेसिस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, जैसे हम वहां पे हमने 3 फेजेस में इसको डिवाइड करके पढ़ा, तो यहाँ पर भी 3 फेजेस के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं सब लिखे हैं, जो मैंने बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, नहीं बोला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस बोलते हैं। ये कहाँ होती है, ये ओवरी के अंदर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये कब होती है, जब ये कंप्लीट, मतलब ये शुरुआत इसकी कब होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसकी शुरुआत होती है। बट एक्चुअली कंप्लीट कब होती है, जब ये प्यूबर्टी एज को क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती है, तब धीरे धीरे मंथली वाइज एक ओवोनिया का कंप्लीशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट थे। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन फेज। शुरुआत से ही जब से हम पहुंचते हैं तो मल्टीप्लीकेशन फेज होता है। इसमें क्या होता है, इट इज दिस फेज है ना, इट इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो ओजेनेसिस होती है कब स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में ही चालू हो जाती है। when millions of ovonia are formed, ठीक है, इन ईच फीटल ओरी। ठीक है, ईच फीटल ओरी मतलब अगर 2 फीटल ओरी है तो 2 फीटल ओरी में क्या हो, 2 मिलियन ओवोनिया बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लेगा कि गैमीट मदर सेल क्या होती है, ओवोनिया होती है, प्राइमरी फॉलिकल होता है ना, या जर्मिनल एपिथेलियम की सेल होती है, ऐसे ढेर सारे ऑप्शन। तो आप याद रखिएगा, हम ओवोनिया को क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल के नाम से जानते हैं। फिर आता है नो मोर ओवोनिया आर फॉर्म्ड आफ्टर एंड एडेड। बर्थ के बाद में ना तो एक भी ओवोनिया बनती हैं और ना ही इसमें ऐड होती हैं, बल्कि होता क्या, उल्टा डिजनरेट होती रहती है। बहुत सारी ओवोनिया क्या होती है बेटा, डिजनरेट हो जाती हैं। आगे The gamete mother cells start division and enters into प्रोफेज फर्स्ट। जैसे गैमीट मदर सेल जो होती है वो डिवीजन में चली जाती है और प्रोफेज फर्स्ट में इंटर कर जाती है। ठीक है, ऑफ मियोटिक डिवीजन
एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। मतलब प्रोफेस फर्स्ट में ही क्या जाती है, वो अरेस्ट कर ली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte के नाम से हम जानते हैं। फिर आता है ग्रोथ फेज आता है, इसमें अरेस्ट रहेगी। अब ग्रोथ फेज उसका कंप्लीट होगा, ग्रोथ फेज कंप्लीट होगा तो प्राइमरी oocyte, ध्यान सुनो, प्राइमरी जो oocyte है, कोई भी प्राइमरी oocyte, प्रत्येक प्राइमरी oocyte है, ठीक है, गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। जैसे इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयरिंग बन जाएगी, एक प्रकार की कवरिंग बन जाएगी, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000, कितने बेटा, 60 से 80,000 के आसपास प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में बचते हैं, सिर्फ इतने बचते हैं, ठीक है, बाकी सब क्या धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब उसमें क्या हो जाता है, और एक दो लेयर और बनती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की। जैसे प्राइमरी फॉलिकल में क्या थी, एक लेयर बन गई थी, अब यहाँ पे क्या होती है, एक और लेयर से फॉलिकल बनेगी, फॉलिकल सेल्स की या फिर ग्रेनुलोसा सेल्स की एक और लेयरिंग बनेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनके बीच में एक और कंडीशन होती है कि थीका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो दो दो लेयर बन गई, साथ में क्या बन गया, थीका भी बन गया, तो अब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से जानेंगे। ओके अब सेकेंडरी फॉलिकल जैसे बन जाता है, तो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में। कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, जिसका नाम होता है एंट्रम, ठीक है, दैट कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, एंट्रम के नाम से होता है। और जो थीका लेयर थी, वो थीका लेयर भी क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका, जिसको थीका इंटरना बोलते हैं, और एक आउटर जिसका नाम होता है थीका एक्सटर्ना। तो दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है, ये इसको हम मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये कैटेगराइजिंग पॉइंट है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि टर्सरी फॉलिकल है या फिर सेकेंडरी फॉलिकल है। तो ये दो अगर चीजें हमें दिख रही हैं, एक फील्ड कैविटी दैट इज एंट्रम दिख रहा है, या फिर जो थीका जो लेयर है, या जो मतलब थीका की लेयर है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होकर दिख रही है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना के रूप में, तो समझ जाना कि वो क्या है, एक टर्सरी फॉलिकल है। अब टर्सरी फॉलिकल्स जो है फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकुलर और ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या होता है, जो टर्सरी फॉलिकल होता है वो मैच्योर फॉलिकल में या फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर अब दो चीजें कंप्लीट होंगी। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, प्राइमरी oocyte विद इन टर्सरी फॉलिकल ग्रोस इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन बिफोर प्रियर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के पहले क्या हो जाता है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। इट इज अनइक्वल डिवीजन, मैंने जब जैसे बताया क्या होता है, ये अनइक्वल डिवीजन होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टीनी पोलर बॉडी, एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है और एक बहुत बड़ा सा लार्ज सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। मैंने बताया है कि इसके चारों तरफ क्या बनती है, एक मेम्ब्रेन बनती है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा सराउंडेड इट। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। जैसे क्या हो जाता है, ये रप्चर करता है तो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर की तरफ, ओवरी से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, जिसका नाम होता है ओवम फ्रॉम द ओरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। जैसे ही ओवम ओवरी से बाहर निकलता है, दैट मींस ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये ओवम कहाँ जाएगा, बोले फैलोपियन ट्यूब के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसमें जो फिम्ब्राई होती हैं, फिम्ब्राई कलेक्ट करके इसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेज देंगे। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट फर्टिलाइजन होने वाला है, तो उस फर्टिलाइजन को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी जो पढ़ाया है वो सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया अथवा नहीं आया, ठीक है। ओके, थैंक यू।